जो दूसरा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट। हूबहू सेम काम करेगा प्रोमिसरी नोट भी। क्या काम करेगा? ये भी किसी ट्रांजैक्शन को नेगोशिएट करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने का एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेथड है। A promissory note is defined as an instrument in writing. Again, this is a written document which contains an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. कहने का मतलब क्या है? प्रोमिसरी नोट एक कागज का वो टुकड़ा है जिसके ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का वादा कर देता है। यहां पर ऑर्डर नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? प्रॉमिस हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस। एक होता है ऑर्डर करना और एक होता है प्रॉमिस करना, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ऑर्डर का मतलब है किसी को कुछ काम करने का निर्देश देना। तो जब हमने बोला ए गिव्स ऑर्डर to B to pay rupees 10,000 after 3 months, तो ये है ऑर्डर करना। ए बोल रहा है बी को कि तू मुझे 3 महीने के अंदर अंदर 10,000 रुपए पे करेगा। दिस इज द ऑर्डर गिवन बाय ए टू बी। ऐसा ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर करता है। प्रॉमिस का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर वर्डिंग चेंज करूं और लिखूं बी प्रोमिसेस टू ए टू पे रुपीज 10,000 आफ्टर 3 months, तो ये है बी के द्वारा ए को प्रॉमिस किया गया है, बी के द्वारा ए को वादा किया गया है। सो दिस इज अ प्रॉमिस विच इज गिवन अंडर अ प्रोमिसरी नोट। दोनों में बात सिंपल सी हो रही है, दोनों में बात सेम ही है। बात यह है कि बी ने ए को पैसे देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं, 3 महीने के बाद देने हैं। लेकिन एक है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में ए बी से मांग रहा है पैसे, ए बी से ऑर्डर कर रहा है पैसे, ए बी को निर्देश दे रहा है पैसे देने का। लेकिन प्रोमिसरी नोट में बी खुद ए को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड प्रॉमिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है। दैट्स इट। ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट पढ़ते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, बिकॉज ओरल जो भी आप प्रॉमिस कर देते हो उसको आप तोड़ सकते हो, और अगर आपने वो प्रॉमिस तोड़ दिया तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि कौन सही था कौन गलत था। इसीलिए प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या अन्य किसी भी प्रकार का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, इट हैज टू बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। Now, promissory note contains an unconditional promise. Bill of exchange contains unconditional order. Promissory note contains unconditional promise. The sum payable must be certain. It must be signed by the maker. The maker must sign it. It must be payable to a certain person. It must be properly stamped. ये सारी बातें सेम हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे एप्लीकेबल थी, लेकिन सिर्फ इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस ये है, यहां पर प्रॉमिस है और वहां पर ऑर्डर था। एक और टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जब मैंने आपको बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है तो जिस व्यक्ति को ऑर्डर किया गया है उस व्यक्ति को वो एक्सेप्ट करना है। अगर मान लो मैं आपको एक ऑर्डर करता हूं कि आपने मुझे 3 महीने में पैसे देने हैं, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये वैलिड नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी खुद ही तो प्रॉमिस कर रहा है, बी खुद ही तो वादा कर रहा है ए को पैसे देने का। तो अब ए
एक्सेप्ट करे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी हैज टू कीप हिज प्रॉमिस, उसको वो अपना वादा ऑनर करना पड़ेगा, उसको अपनी जबान की कीमत रखनी पड़ेगी। ही हैज टू फुलफिल दिस प्रॉमिस। तो इसका मतलब ऑर्डर, जब ए ने बी को ऑर्डर किया तो बी को एक्सेप्ट भी करना जरूरी है, पर जब बी ने ए को वादा किया तो ए की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ए को इस वादे की एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वादा तो बी को निभाना है, ए को नहीं निभाना है। सो दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रोमिसरी नोट। एक काम करते हैं, प्रोमिसरी नोट का भी फॉर्मेट समझ लेते हैं तो आपको बात समझ आएगी। सो देयर आर टू पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। दो ही व्यक्ति हैं इसके अंदर प्रोमिसरी नोट में, एक प्रॉमिस करने वाला और एक पैसे रिसीव करने वाला। प्रॉमिस किसने किया हमारे एग्जाम्पल में? हमारे एग्जाम्पल में बी ने प्रॉमिस किया है, तो बी बन गया मेकर, बी बन गया प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन होता है? जिसने प्रॉमिस किया है। मेकर, प्रोमिसर, ड्रॉर एक ही बात है यहां पर। सो मेकर इज द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द प्रोमिसरी नोट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोमिसर। सो बी ने वादा किया है, बी ने प्रॉमिस किया है, तो बी बन गया ड्रॉर, मेकर, प्रोमिसर। वादा किसको किया था? ए को किया था। सो जिसको वादा किया है वो बन गया यहां पर पेई या प्रोमिजी। सो ड्रॉई, पेई, प्रोमिजी इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोमिजी। सो प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां पर अमाउंट है, जिस दिन ये प्रॉमिस किया गया है वो डेट है, जहां पर ये प्रॉमिस किया गया है उस जगह का एड्रेस है, जिसने प्रॉमिस किया है, मिस्टर ए ने अगर प्रॉमिस किया है तो मिस्टर ए हो गए मेकर या प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस किया है। जिसको ये प्रॉमिस किया गया है मिस्टर बी को, तो वो बन गए प्रोमिजी या पेई, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे। अब प्रॉमिस जब करते हो तो क्या लिखेंगे? 3 months आफ्टर दिस डेट आई मतलब ए promises to pay Mr. B और his order a sum of 2000 for value received। तो हमारे इस प्रोमिसरी नोट के फॉर्मेट में ए बी को बोल रहा है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे 3 महीने के बाद 2000 रुपए की पेमेंट कर दूंगा, और वादा करने के बाद नीचे वो अपने साइन जरूर करेगा। ठीक है। सो आपको ये बात टेक्निकली पूरी समझ आ गई, फंडामेंटली भी पूरी समझ आ गई कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज क्या होती हैं, उसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व हैं, प्रोमिसरी नोट के अंदर पार्टीज कौन होती है, प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट और बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको समझ आ गया। और थोड़ा सा आगे चले तो हमारे को अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कुछ और बातें समझनी जरूरी हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रोमिसरी नोट। अब यहां से मैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई अंतर नहीं समझूंगा। टेक्निकली जो डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, पर नाउ ऑनवर्ड्स चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम है और उसके एलिमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहली बात आती है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल का मतलब क्या है? जिस दिन ये बिल लिखा गया है या जिस दिन ये प्रोमिसरी नोट बनाया गया है। दिस इज द डेट ऑन विच द बिल इज मेड। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द टर्म ऑफ द बिल विल कमेंस फ्रॉम दिस डेट। वो जो 3 महीने हमने काउंट करने हैं ना कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो वो 3 महीने किस दिन के बाद स्टार्ट होंगे, वो होती है डेट ऑफ द बिल, जिस दिन बिल बनाया गया है। नेक्स्ट आती है बात टर्म ऑफ द बिल, टेनर ऑफ द बिल, टेन्योर ऑफ द बिल या पीरियड ऑफ द बिल। ये वो है जितना समय इस बिल को ऑनर करने के लिए दिया जा रहा है, यानी कि जितने पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट करना के लिए बोला गया है। द बिल मे बी ड्रॉन पेबल एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट। The period intervening between the date of the bill is drawn and the date on which it is due for payment is called the term of the bill। अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 महीने के बाद पेमेंट करना, तो टर्म कितनी हो गई? 3 महीने।
अगर मैं बोल रहा हूं 10 दिन के बाद पेमेंट कर देना, तो टर्म ऑफ द बिल कितना हो गया? 10 दिन। दैट इज द पीरियड, जितना टाइम आपको अलाउ किया गया है पैसे चुकाने के लिए। देन आती है बात डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब है कि एक टाइम बिल जो होगा उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। द डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड ऑन अ बिल पेबल ऑफ ऑन डिमांड। थोड़ा सा मैं क्लियरली कर देता हूं आपको यहां पर समझा के कि एक बिल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर टाइम, और एक होता है पेएबल ऑन डिमांड। यानी कि जब ए बी को एक बिल में ऑर्डर दे रहा है, ए ने बी को एक ऑर्डर किया कि यू हैव टू पे मी मनी, तो वो पेमेंट लेने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप एक टाइम डिफाइन कर देते हो, लेट्स से 3 मंथ्स का टाइम डिफाइन हो गया इस बिल के अंदर, तो इसका मतलब ये बन गया बिल पेबल आफ्टर टाइम, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसे बी ने वापस करने हैं। ठीक है। और एक हो गया पेबल ऑन डिमांड। तो अगर ए बी को ये बोल दे कि आई ऑर्डर यू टू पे मी माई मनी व्हेन डिमांडेड बाय मी, तो मैं जब तेरे से पैसे मांगूंगा तब तुझे मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। ठीक है। अब एक होता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब भी एक ड्यू डेट आ जाती है तो उसके बाद भी कुछ दिन दिए जाते हैं, जिसको हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, यानी कि अपनी इज्जत बचाने का टाइम या अपनी ग्रेस बचाने का टाइम। तो ये थोड़ा सा और टाइम दिया जाता है एज पर लॉ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस बिल। अभी जो ग्रेस पीरियड है ना, ये लॉ में 3 डेज का ग्रेस पीरियड है, और ये ग्रेस पीरियड सिर्फ यहां पर दिया जाएगा, यहां पर ग्रेस पीरियड नहीं है। सो व्हेन अ बिल इज पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब है कि जब ए बी से पैसे मांग लेगा तब बी को पैसे देने पड़ेंगे, यहां पर कोई एक्स्ट्रा 3 दिन दिए नहीं जाने वाले हैं। सो देयर विल बी नो ग्रेस पीरियड व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड। पर व्हेन द बिल इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद भी उसमें 3 दिन ऐड किए जाएंगे एज ग्रेस पीरियड। ये बात हुई हमारी डेज ऑफ ग्रेस की। ठीक है। फिर लास्ट बात हमारी आती है एक समझने वाली, वो है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन पैसे देने पड़ेंगे, जिस दिन पैसे देने पड़ेंगे। द डेट ऑन विच द बिल हैज टू बी ऑनर्ड, द पेमेंट हैज टू बी मेड। अब क्या बोलता है? कहता है अगर जिस दिन पैसे देने हैं वो एक पब्लिक हॉलिडे है, अगर जिस दिन पैसे देने हैं वो एक पब्लिक हॉलिडे है, पहले से ही एक डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, देन द बिल विल फॉल ड्यू ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जिस दिन बिल का ड्यू डेट बनता है वो 26 जनवरी बन जाता है, तो 26 जनवरी तो एक पब्लिक हॉलिडे है, तो फिर 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को उसकी ड्यू डेट बन जाएगी। 25 जनवरी को पैसे लेने वाला दिन माना जाएगा। सो इफ द ड्यू डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस इन केस ऑफ अ टाइम पीरियड वाला बिल, देन अगर वो दिन ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलिडे है, एक डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, एक मानी हुई छुट्टी है, तो एक दिन पहले उसका ड्यू डेट बना दिया जाएगा। पर कहता है अगर वो ड्यू डेट जिस दिन बिल मैच्योर होना है वो एक इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है, वो एक इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है, देन द बिल विल फॉल ड्यू ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे। मान लो 10 फरवरी को हमारा ड्यू डेट आती है बिल की,
पर जिस दिन 10 फरवरी होती है उस दिन देश में कोई ना कोई छुट्टी डिक्लेयर कर देता है सरकार, या कोई इमरजेंसी घोषित हो जाती है, तो फिर 10 फरवरी ड्यू डेट नहीं मानी जाएगी, बिकॉज टेक्निकली इस दिन बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, इमरजेंसी हॉलीडे हो गई है। तो इमरजेंसी हॉलीडे होने के कारण 10 फरवरी हमारी ड्यू डेट नहीं मानी जाने वाली। तो फिर कौन सी ड्यू डेट होगी? 10 फरवरी के बाद जो भी अगला वर्किंग डे होगा वो हमारा ड्यू डेट मानी जाएगी। सो अगर 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी हमारी वर्किंग डे है तो 11 फरवरी ड्यू डेट हो जाएगी। पर अगर मान लो 10 फरवरी भी छुट्टी है, 11 भी छुट्टी है, 12 भी छुट्टी है, तो फिर 13 फरवरी हमारी ड्यू डेट मान ली जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है। अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, पहले से ही पता है वो छुट्टी का दिन है, तो एक दिन पहले की दिन बन जाएगी ड्यू डेट। और अगर जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, हॉलीडे हो जाती है, इमरजेंसी घोषित हो जाती है, तो फिर जिस दिन अगला बिजनेस डे बनेगा वो वर्किंग डे ही हमारा ड्यू डेट मान ली जाएगी। नेक्स्ट, इन केस द बिल इज पेबल आफ्टर डेट, द ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। हमने बोला था ना ये कि जब हमने ये बिल बनाया तो इस बिल में यहां पर एक डेट लिखी थी, लेट्स से 1 जनवरी 2021, और हमने यहां पर लिखा है 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगी? ड्यू डेट यहां से काउंट करने हैं आपने 3 महीने। 1 जनवरी के बाद आपने 3 महीने काउंट करने हैं। कैसे काउंट करोगे? 1 जनवरी 2021 में आपको 3 महीने जोड़ने हैं, तो डेट बन जाएगी 1 अप्रैल 2021। महीनों में महीने जोड़ने हैं, ठीक है। सो 1 जनवरी 21 में 3 महीने जोड़ेंगे तो 1 अप्रैल 2021 आ जाएगी। लेकिन जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें 3 दिन ग्रेस पीरियड भी तो देना है, तो 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड के जोड़ने हैं, तो बन जाएगी 4 अप्रैल 2021। तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल ड्यू डेट। सो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है आपने? जो भी बिल का डेट है उसमें पहले आप टाइम पीरियड ऐड करोगे, जितने पीरियड का बिल है, उसके बाद उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ोगे तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। ग्रेस पीरियड बस कहां नहीं जोड़ना है? जहां पर बिल पेबल है ऑन डिमांड। इन केस द बिल इज पेबल आफ्टर साइट, द ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। अब मेरी बात और समझो। 1 जनवरी को यह बिल बनाया था, किसने बनाया था? ए ने बनाया था, और किसको दिया था? बी को दिया था। और अभी हमने बात समझी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाया जाता है तो उसके बाद बी को, ड्रॉई को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है किसने? बी ने। लेट्स से बी एक्सेप्ट करता है इसको 10 जनवरी 2021 को। जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन बिल बनाया उसी दिन बी को भेज दिया और उसी दिन बी ने साइन भी कर दिए, जरूरी नहीं है। सो ए ने बिल बनाया 1 जनवरी को। बिल बनाने के बाद 8-9 दिन अपने पास ही रखा, या बी अवेलेबल नहीं था, बी के पास ये बिल भेजा साइन करने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए, और बी ने साइन करने के बाद 10 तारीख को ये बिल वापस कर दिया ए को। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो 3 महीने का टाइम है ये कहां से स्टार्ट करें? क्या हम इसको 1 जनवरी से 3 महीने स्टार्ट करें या 10 जनवरी से 3 महीने स्टार्ट करें? ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वेदर दिस बिल इज पेबल आफ्टर डेट और वेदर दिस बिल इज पेबल आफ्टर साइट। अगर ये बिल पेबल है आफ्टर डेट तो फिर 1 जनवरी से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा क्योंकि डेट ऑफ बिल से ये पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर ये पेबल है आफ्टर साइट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, जिस दिन बी ने साइन किए, तो फिर टाइम स्टार्ट कहां से होगा? जिस दिन बी साइन कर रहा है, यानी कि 10 जनवरी 2021 से। सो हमारे इस केस में अगर ये बिल है पेबल आफ्टर
डेट तो क्या होगा, और अगर ये पेबल है आफ्टर साइट तो क्या होगा। आफ्टर डेट हो आफ्टर साइट हो तो ऐड तो 3 महीने ही करने हैं, ऐड तो दोनों केस में 3 महीने ही करने हैं, लेकिन आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन बिल बनाया था, चाहे एक्सेप्ट हुआ चाहे नहीं हुआ, लेट एक्सेप्ट हुआ, जिस दिन बिल बनाया था वहां से 1 जनवरी 2021 से ये 3 महीने जुड़ेंगे। लेकिन आफ्टर साइट का मतलब है जिस दिन ये बिल एक्सेप्ट किया है बी ने, वहां से ये 3 महीने काउंट होंगे, यानी कि 10 जनवरी 2021 से। उसके बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करोगे आप, वो दोनों ही केस में ऐड करने हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड वाला बिल है, तो ग्रेस के 3 दिन आपने ऐड करने, तो ये बिल की डेट दोनों सिचुएशन में डिफरेंट आएगी। यहां आएगी 4 अप्रैल 2021 और यहां पर आएगी 13 अप्रैल 2021। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात आपको समझनी है, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन डेज, जब दिनों में लिखा होगा तो ड्यू डेट काउंट करोगे आप डेज में। अगर लिखा होगा बिल 15 डेज का बिल है तो 15 डेज ऐड करना, अगर 20 डेज का बिल है तो 20 डेज ऐड करना, अगर 200 डेज का बिल है तो 200 डेज ऐड करना। लेकिन अगर बिल लिखा होगा मंथ्स में तो ड्यू डेट मंथ्स में ऐड करके बनाओगे। मैं ये समझा देता हूं आपको। लेट्स से 1 जनवरी 2021 को ये बिल बनाया गया, डेट ऑफ मेकिंग द बिल, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को ये बिल बनाया है, बिल में दिए हैं 40 डेज, 40 डेज का टाइम है। तो 40 डेज का मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें 40 डेज ही ऐड करने हैं, 40 डेज ऐड करने। अब 40 डेज ऐड कैसे करोगे, ये है जनवरी, तो इसका मतलब इस एक में अगर आप 30 दिन ऐड कर दोगे तो पहले बन जाएगी डेट 31 ऑफ जनवरी। अब 30 दिन तो आपने जोड़ दी, अब कितने दिन रह गए, 10 दिन। जब आप 10 दिन जोड़ोगे तो ये बन जाएगी 10th ऑफ फेब्रुवरी। 10th ऑफ फेब्रुवरी तो डेट ऑफ बिल आएगा, मतलब डेट ऑफ मेच्योरिटी आएगी। इसमें फिर 3 दिन आपको ग्रेस पीरियड जोड़ने पड़ेंगे तो बन जाएगा 13 फरवरी 2021। तो ये हो जाएगी हमारी ड्यू डेट जब टाइम डेज में है। अगर टाइम मंथ्स में है तो क्या करना है, 1 जनवरी 2021 में अगर उसने बोला हमारे को 4 मंथ्स का टाइम है तो हम मंथ्स ऐड करेंगे, 4 मंथ्स इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 ऑफ मई 2021 और फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो बन जाएगा 4 ऑफ मई 2021। ये है हमारी ड्यू डेट, ठीक है। उसके बाद इफ द बिल इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर मान लो बिल में लिखा है कि जो पैसे दिए जाएंगे वो किस्तों में दिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, तो हर इंस्टॉलमेंट में 3 दिन ऐड करोगे ग्रेस पीरियड के। सो एवरी इंस्टॉलमेंट में आप डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते रहोगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ बिल, ये तो पता ही है, अमाउंट ऑफ बिल का मतलब क्या है कि जितने पैसे लेने हैं वो बिल में लिखा होगा। देन स्टैंप, स्टैंप मतलब स्टैंप ड्यूटी पे की होनी चाहिए, लीगली जो इसके ऊपर स्टैंप पेपर लगना है या जितनी भी स्टैंप अफिक्स होनी है वो की जानी चाहिए, ये लीगल पॉइंट है, आपके रेलिवेंट नहीं है। और फिर एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है, प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस पूरे चैप्टर को समझने का, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, उनके फॉर्मेट्स हो, उनके फीचर्स हो, उनकी पार्टीज इन्वॉल्व हो, या और ड्यू डेट कैलकुलेट करने की बात हो, बिल पेबल आफ्टर डेट हो, बिल पेबल आफ्टर साइट हो, बिल पेबल ऑन डिमांड हो, ग्रेस पीरियड हो, ये सारी बातें मैंने आपको इस आज के वीडियो में समझा दी हैं। आपका एक काम क्या है, यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स सो दैट आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पार्ट समझ सके इस चैप्टर से रेलिवेंट और हम अपने क्वेश्चंस प्रोसीड कर सकें, ठीक है।